हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल पाटीदार न्यूटन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज अपन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट दो टॉपिक है जिन पर डिस्कस करने वाले हैं। एक अपन आज पढ़ेंगे राउल्स का नियम, एक अपन पढ़ेंगे हेनरी लॉ। उसके क्या यूज़ हैं, उसकी क्या लिमिटेशन है, ठीक है, और हेनरी लॉ होता क्या है, पूरा क्लियरली आज अपन उसकी बात करने वाले हैं। थोड़ा तो मैंने आपको कल बता ही दिया था, आज अपन और उसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं अपन हेनरी लॉ। ठीक है, मैंने आप लोगों से कहा था कि हेनरी, सबसे पहले तो ये शब्द जैसे आपके सामने आता है ना, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये रूल्स क्या है। अगर नहीं याद रहता है तो मैं आपको बिल्कुल इसका जनरल एग्जांपल बताता हूँ। आप लोग कोल्ड ड्रिंक्स तो सब लोगों ने पिया होगा, तो जो कोल्ड ड्रिंक के अंदर आप लोग देखेंगे कि जब उसको हिला के अपन ढक्कन खोलते तो बहुत प्रेशर से वो सारा कोल्ड ड्रिंक जो है बाहर आ जाता है, मतलब उसमें से गैस निकलता है। आप लोग जानते हैं वो गैस कौन सी होती है? कोल्ड ड्रिंक के अंदर जो गैस होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। उसको बहुत ज़्यादा प्रेशर पर डिसोल्व किया जाता है। वहाँ पर इस हेनरी लॉ का उपयोग किया गया है। हेनरी ने बताया था कि अगर अपन प्रेशर लगाते हैं तो जितना ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे गैस उतनी ही ज़्यादा उस लिक्विड के अंदर डिसोल्व होने वाली है। तो यही तो बात है उस पर, इसलिए तो बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाकर उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी जाती है। प्रेशर इसलिए लगाया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर गैस को भरा जा सके। तो आपको याद रहेगा कि हेनरी ने जो नियम दिया था वो क्या है? किसी गैस की द्रव में विलेयता, इसका अध्ययन करने के लिए, इसका स्टडी करने के लिए हेनरी ने एक नियम दिया। उन्होंने ही सबसे पहले बताया था कि यदि आपका टेम्परेचर, ताप और दाब दोनों आपने फिक्स कर दिया, उसके बाद आप उस गैस पर क्या कर रहे हो? प्रेशर लगा रहे हो। सपोज मान लो कि जो गैस पर आप प्रेशर लगा रहे हो उसको मैं ले लेता हूँ P, ठीक है। तो जो जितना आप प्रेशर लगाओगे उतना ही ज़्यादा गैस उसके अंदर डिसोल्व होने वाली है। गैस की मात्रा को अगर मैं स्मॉल m लिखता हूँ तो किसी भी गैस पर आप जब दाब लगाओगे तो विलयन के अंदर या विलायक के अंदर घुलने वाली गैस की जो मात्रा होती है वो उस पर लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। यही हेनरी का नियम है। मतलब आप जितना ज़्यादा दाब लगाओगे गैस उतनी ही ज़्यादा उसके अंदर क्या होने वाली है? डिसोल्व होने वाली है। यहाँ स्मॉल m जो लिया है मैंने गैस की मात्रा पे लिया है, मतलब मैं जितना ज़्यादा समानुपाती कहा ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है कि जितना ज़्यादा प्रेशर लगाओगे उतना ही ज़्यादा गैस उसके अंदर क्या होने वाली है? डिसोल्व होने वाली है। हेनरी ने यह नियम दिया था सन 1803 में, आप ये भी याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर मैं समानुपाती का चिन्ह हटाता हूँ तो यहाँ पर एक स्थिरांक आ जाता है KH, जिसको अपन कहेंगे हेनरी स्थिरांक। KH जो होता है यहाँ पर क्या होता है? हेनरी स्थिरांक होता है। ये जो हेनरी स्थिरांक होता है इसकी भी कुछ विशेषताएं होती हैं। थोड़ा सा और आगे अपन बात करते हैं। जो गैस की मात्रा अगर अपन ने ली है, ठीक है, अगर इस मात्रा की अगर मैं बात करूं तो ये एक तरीके से गैस जो है विलय के अंदर या विलायक के अंदर डिसोल्व हो रही है उसकी बात कर रहे हैं, तो इसको अपन विलेयता भी बोल सकते हैं। मैंने आपको विलेयता का मतलब समझाया कि 100 ग्राम आपका जो विलय है उसके अंदर कितना विलय डिसोल्व हो रहा है उसी को विलेयता कहा जाता है, ठीक है। तो सपोज मान लो कि जो गैस की विलेयता है उसको अपन मोल प्रभाज में ले लें। क्या कहा मैंने? जो गैस डिसोल्व हो रही है उसकी जो विलेयता है, यानी गैस की मात्रा भी बोल सकते हो, या उसकी विलेयता जो है उसको अपन ने ले लिया मोल प्रभाज में, ठीक है। और गैस का मोल प्रभाज को अपन XA ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या होने वाला उसको समझना कि जो ये मोल प्रभाज की अगर मैं बात करूं, यानी ये गैस की मात्रा हो गई। तो अभी जस्ट हेनरी के नियम से कहा था जो घुलने वाली गैस की मात्रा होती है वो उसके दाब के समानुपाती होती है। अब मान लो गैस का जो आंशिक दाब है, आंशिक दाब का मतलब समझते हो ना, गैस का जो खुद का स्वयं का जो प्रेशर होता है वो उसका आंशिक दाब होता है। सपोज मान लो आंशिक दाब, आप लोगों ने डाल्टन का आंशिक दाब का नियम 11th में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं थोड़ा सा आंशिक दाब आपको यहाँ समझा देता हूँ। सपोज मान लो आपके पास एक चेंबर है, इसमें आपने दो टाइप की गैसें रखी हुई है। सपोज मान लो आपने यहाँ पर N2 और O2 रखा हुआ है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपने यहाँ रखा हुआ है, ठीक है। अब ये जो चेंबर है ये आपका 5 लीटर का है, ठीक है, और इसके अंदर आपने इन दोनों गैसों का मिक्सचर रखा हुआ है। ऐसा कैसा एक 5 लीटर का एक अलग से एक और 2 चेंबर और मैं ले लेता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसके अंदर मैं अकेले नाइट्रोजन को रखूँगा और यहाँ पर मैं अकेले ऑक्सीजन को रखूँगा। बात को ध्यान से समझना। 3 चेंबर मैंने यहाँ पर लिए, तीनों 5-5 लीटर के हैं। एक चेंबर में मैंने मिक्सचर रखा है N2 और O2 का, एक में मैं अकेला N2 को रखूँगा और इसमें अकेला O2 को रखूँगा। और अब मैं इन तीनों का प्रेशर अगर कैलकुलेट करूँगा तो यहाँ जो O2 का जो प्रेशर आने वाला है, सपोज मान लो उसको मैं PA लिख लूँ, यहाँ जो नाइट्रोजन का जो प्रेशर आने वाला है उसको मैं PB लिख लूँ, और इसके प्रेशर को मैं P मान लूँ। तो यहाँ इसका जो प्रेशर P जो है वो इन दोनों के प्रेशर के योग के बराबर होगा, PA + PB। ये आंशिक दाब का नियम है। मतलब अगर इन दोनों गैसों को आप मिक्सचर करके उसी समान आयतन वाले अगर बॉक्स में रखते हो, समान तापमान पे रखते हो, तो यहाँ जो इन दोनों गैसों का जो कुल दाब है
वो इनको उसी पात्र में अलग अलग रखने पर जो इनका दाब होगा उसके योग के बराबर होगा। पहली चीज़ तो ये, और इनको जब अलग अलग आप रखोगे और यहाँ जो इनका दाब होता है इसी दाब को आंशिक दाब कहा जाता है। ठीक है, इनका खुद का स्वयं का जो दाब है ये आंशिक दाब है। मतलब यहाँ पर इस बड़े वाले चेंबर का, यानी जिसके अंदर आपने इन दोनों को मिक्स करके रखा हुआ है, इस मिक्सचर का जो दाब है वो इन दोनों गैसों के आंशिक दाब के योग के बराबर हुआ। तो आंशिक दाब का मतलब आपको समझ में आ गया ना, दोनों को मिक्सचर करके रखा वो दाब अलग होता है, और उनको अलग से रखोगे उनके स्वयं का खुद का जो शुद्ध अवस्था में जो दाब होता है वही उनका आंशिक दाब होता है। ठीक है, तो यहाँ अगर मैं बात करूँ तो मैंने इसकी जो विलेयता है उसको तो अपन ने मोल प्रभाज में व्यक्त कर दिया है, मोल प्रभाज में ले लिया है, और इसका जो दाब है, गैस का जो दाब है उसको अपन आंशिक दाब लिखेंगे। और आंशिक दाब की बात करें वो शुद्ध अवस्था में दाब होता है, तो उसको पी नोट ए भी लिख सकते हैं, पी ए भी लिख सकते हैं, सीधे पी नोट ए भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला यहाँ पर अभी। चलो मैं पी ए लिख लेता हूँ। तो गैस का जो दाब है वो पी है, वो किसके समानुपाती हो जाएगा, उसमें घुलने वाली गैस की मात्रा के समानुपाती हो जाएगा। यही तो आपका हेनरी का नियम है। हेनरी ने यही तो कहा था कि घुलने वाली गैस की मात्रा जो होती है उसके आंशिक दाब के योग मतलब समानुपाती होती है। तो ये ले लिया अपन ने दाब, आंशिक दाब गैस का, और उसकी जो विलेयता है उस गैस की मात्रा को मोल प्रभाज में ले लिया, तो ये दाब जो है मोल प्रभाज के समानुपाती हो जाएगा। अब यहाँ भी अगर मैं समानुपाती का चिन्ह हटाता हूँ तो यहाँ पर भी एक हेनरी स्थिरांक आ जाता है, KH। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं इस KH का वैल्यू निकालता हूँ तो आप लोग देखेंगे KH का वैल्यू यहाँ से क्या निकलने वाला है। चलो KH की जगह अपन XA का वैल्यू निकाल लेते हैं, घुलने वाली मात्रा की बात कर लेते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा, क्लियरली समझ में आएगा। ये आपका मोल प्रभाज हो गया, तो PA अपोन में आएगा आपका KH। मतलब यहाँ पर समझ में आता है ये तो गैस की विलेयता है, और हेनरी स्थिरांक कहाँ चला गया, अपोन में चला गया। अपोन में चला गया इसका मतलब समझते हो, अपोन में अगर वैल्यू जितनी ज़्यादा होती जाएगी इसका मान उतना ही क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, क्योंकि अपोन वाली चीज़ से अपन इसको डिवाइड करते हैं ऊपर वाले को। ठीक है, तो यहाँ पर अपोन में वैल्यू जितना ज़्यादा होगा इस XA का वैल्यू उतना ही क्या होगा, कम होगा। मतलब यहाँ से एक चीज़ समझ में आती है कि हेनरी स्थिरांक का मान अगर बढ़ता है तो घुलने वाली गैस की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, नोट कर लेंगे आप कि KH का वैल्यू या KH का मान जितना अधिक होता है गैस की विलेयता उतनी ही कम होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है जो आपको नोट करना है, KH का मान जितना अधिक होगा गैस की विलेयता उतनी ही क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। KH कहाँ आ रहा है, अपोन में आ रहा है। अब मैं आपको KH के लिए इसका वैल्यू कैसे निकालना होता है उसको बता देता हूँ। KH का वैल्यू कैसे निकलता है, तो KH का वैल्यू निकालने के लिए आपको एक ग्राफ खींचना होता है। उस ग्राफ की अगर बात करें तो ग्राफ जो आपका होता है वो होता है आपके जो गैस है उसके मोल प्रभाज यानी XA और उस पर लगाए गए दाब यानी P के बीच खींचा जाता है। एक एक्सिस पे अपन XA ले लेंगे, उसके मोल प्रभाज को ले लेंगे, और एक जगह अपन उसका दाब ले लेंगे। अब इनके बीच जब आप ग्राफ खींचोगे तो जैसे जैसे आप दाब बढ़ा रहे हो, मतलब कर्व जैसे जैसे ऊपर जा रहा है वैसे वैसे उसमें विलेयता भी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। अभी अपन ने कहा कि दाब के समानुपाती उसकी विलेयता होती है, तो जितना दाब बढ़ाऊंगा उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, विलेयता होगी। तो इसके बीच में ग्राफ खींचूंगा तो मुझे एक ऐसी सीधी लाइन मिलने वाली है। ठीक है, और इस लाइन का जो स्लोप होता है, जो ढाल होता है, स्लोप मतलब हिंदी में अपन कहेंगे उसको ढाल, ये जो ढाल होता है यही आपका क्या होता है, हेनरी स्थिरांक होता है, KH होता है। तो आपको ये ग्राफ बनाना आना चाहिए, नियम आपको लिखना आना चाहिए, और यहाँ पर KH की वैल्यू से उसकी विलेयता पे क्या प्रभाव पड़ता है इतना भी आपको पता होना चाहिए। हेनरी का नियम कब दिया ये भी आपको पता होना चाहिए। ये तो हेनरी के नियम की कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई जो आपको याद होना चाहिए। मैं आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका आंसर कैसे लिखना होता है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स दे दूंगा, जितना मैंने पढ़ाया है उसके। अभी तक जितना भी अपन ने सॉल्यूशन का पढ़ लिया है उतना नोट्स मैं आपको आज प्रोवाइड करवा दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप उनसे अपने नोट्स बनाएं, बुक का भी यूज़ करें, खुद के नोट्स बनाएं, वहाँ से आपको हिंट मिल जाएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, आंसर आपको कैसे लिखना है। चलिए तो अब आगे बात करते हैं इसके यूज़ क्या है, और जो आपका हेनरी स्थिरांक है इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। हेनरी स्थिरांक की एक प्रॉपर्टी तो आपको ये समझ में आ जाएगी कि इसका वैल्यू जो होता है वो सभी गैसों के लिए क्या होता है, अलग अलग होता है। मैं आपको भी टेबल बताऊंगा थोड़ी सी, अलग अलग गैस के लिए इसका वैल्यू भी क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। एक तो आपको ये याद रखना है, दूसरा आपको हेनरी स्थिरांक के बारे में याद रखना है कि इसका मान जितना अधिक होता है गैस की विलेयता उतनी ही क्या हो जाती है, कम हो जाती है। दो प्रॉपर्टीज आपको इसकी याद रखना है, किसकी, हेनरी स्थिरांक की। कर लेते हैं अब हेनरी नियम के लिमिटेशन की, इसकी कुछ सीमाएं होती हैं। ठीक है, इसके लिमिटेशन क्या है उसको अगर देखें अपन तो सबसे पहला लिमिटेशन तो ये है कि
कोई भी जो गैस होती है वो गैस अवस्था में तब तक है जब आपने उस पर टेम्परेचर को हाई रखा हुआ है और प्रेशर को क्या रखा हुआ है, कम रखा हुआ है। ठीक है, P और T, प्रेशर आपने कम रखा है, टेम्परेचर आपने हाई रखा है। देखो मैं यहाँ साइन से डिनोट कर रहा हूँ, पूरा लिख नहीं रहा हूँ, आप पूरा नोट कर लेना। तो ये नियम जो होता है इस कंडीशन पे ही लागू होता है, कम दाब और उच्च तापमान पर आपका ये लो जो होता है वो ये लागू होता है, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा उसका रीज़न आप समझ लें। यदि मैं प्रेशर को बढ़ा देता हूँ और टेम्परेचर को कम कर देता हूँ, तो आप लोग जानते हैं कि जो गैसें होती हैं उन पे जब दाब लगाते हैं, प्रेशर को कम करते हैं, सॉरी दाब को बढ़ाते हैं, प्रेशर को बढ़ाते हैं और टेम्परेचर को कम करते हैं, तो उसकी वजह से अणु जो होते हैं वो पास पास आने लग जाते हैं और गैस जो होती है वो द्रव में बदल जाती है। अब जब गैस ही नहीं रही, वो द्रव में बदल गई, तो फिर हेनरी का नियम कैसे लगेगा। हेनरी का नियम तो गैस की द्रव में विलेयता पर डिपेंड करता है, उसी पे है आपका नियम। इसीलिए ये कम दाब और उच्च ताप पर ही लागू होता है। पहली तो इसका लिमिटेशन ये हो गया। दूसरा लिमिटेशन इसका ये होता है कि जो गैस है उसके मॉलिक्यूल्स जो है, जैसे मान लो मैंने हीलियम लिया, उसको अगर मैं वाटर के अंदर डिसोल्व कर रहा हूँ, H2O के अंदर डिसोल्व कर रहा हूँ, तो डिसोल्व करने से पहले भी ये एक अणु था, ध्यान से बात को समझेंगे, और डिसोल्व करने के बाद भी ये एक अणु है। मतलब यहाँ पर गैस के अणु टूटने नहीं चाहिए। जैसे मान लो मेरे पास HCl गैस होती, उदाहरण से समझेंगे, जल्दी समझ में आएगा। अब इसको अगर मैं वाटर के अंदर डिसोल्व कर रहा हूँ, H2O के अंदर डिसोल्व कर रहा हूँ, तो क्या होगा, ये टूट जाएगा, H+ और Cl- में टूट जाएगा। मतलब ये डिसोल्व करने से पहले तो एक अणु था, डिसोल्व करने के बाद अणु की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। मतलब यहाँ पर डिसोसिएशन हो गया, वियोजन हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब गैस को जब आप डिसोल्व कर रहे हो लिक्विड के अंदर, तो ना तो वहाँ पर डिसोसिएशन होना चाहिए और ना ही वहाँ पर एसोसिएशन, संगुणन भी नहीं होना चाहिए, जुड़ना भी नहीं चाहिए और वो टूटना भी नहीं चाहिए। जितने अणु पहले हैं उतने ही अणु बाद में होना चाहिए, तभी ये लो जो है यहाँ पर क्या होने वाला है, फॉलो होने वाला, नहीं तो नहीं होगा। ये दूसरा इसका लिमिटेशन हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर थर्ड वाले की अगर बात करें, तो थर्ड वाला लो जो लिमिटेशन है वो क्या है, उसको समझना कि जो भी गैस आप जैसे मान लो आप हीलियम की ही बात कर लेता हूँ, उसको मैं वाटर के अंदर H2O के अंदर डिसोल्व करने वाला हूँ, तो ये हीलियम जो है उस विलायक के, जिस भी विलायक में आप इसको डिसोल्व कर रहे हो उसके साथ कोई रिएक्शन नहीं करना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, जो जिस भी आप सॉल्वेंट के अंदर उसको डिसोल्व करें उसके अंदर कोई रिएक्शन नहीं करना चाहिए। सपोज मान लो आप अमोनिया मिला रहे हो, कल मैंने इसका आपको रिएक्शन लिखा था और इसको वाटर के अंदर मिलाऊंगा, तो ये इसके साथ रिएक्शन करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। ठीक है, और इसको अगर आप गर्म करोगे तो ये टूट जाएगा अमोनियम आयन में और OH- में। तो फिर यहाँ पर आपका हेनरी का लॉ जो है वो काम नहीं करेगा। तो 3 लिमिटेशन होना चाहिए। पहली लिमिटेशन क्या होना चाहिए, प्रेशर कम रहेगा, टेम्परेचर क्या रहेगा, हाई रहेगा, तो आपका ये नियम जो है फॉलो होगा। उसके बाद यहाँ पर हीलियम मतलब कोई भी गैस जो है जिसको आप डिसोल्व कर रहे हो, उसको डिसोल्व करने से पहले और डिसोल्व करने के बाद उसके अणुओं की संख्या बराबर होना चाहिए। मतलब डिसोल्व करने के बाद ना तो उसमें डिसोसिएशन होना चाहिए और ना ही एसोसिएशन, ना ही वियोजन होना चाहिए और ना ही संगुणन। ठीक है, संगुणन होने से अणुओं की संख्या कम हो जाती है, वियोजन होने से अणुओं की संख्या बढ़ जाती है। फिर तीसरी कंडीशन ये है कि जो भी गैस आप डिसोल्व कर रहे हो वो उसके साथ रिएक्ट नहीं करना चाहिए। ये हेनरी के लॉ की क्या है, लिमिटेशन है, सीमाएं हैं। ये भी एग्जाम में कभी कभी पूछी जाती है, तो ये आपको याद रखना है। हर चीज़ आपको नोट्स में मिल जाएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, कुछ आपको बुक में से भी पढ़ना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको लिमिटेशन बताई, कभी कभी पूछ लिया जाता है हेनरी लॉ क्या है, इसके लिमिटेशन बताए, तो आपको लिमिटेशन पता होना चाहिए। चलिए लिमिटेशन हो गए, अब इसके बाद मैं आपको इसके यूज़ बता देता हूँ, इसके क्या क्या यूज़ है। एप्लीकेशन यानी इसके अनुप्रयोग। इसके एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ सबसे पहला जो एप्लीकेशन है वो तो बहुत सिंपल है, जिसका आप यूज़ भी करते हो कोल्ड ड्रिंक्स बनाने में, है ना। तो पेय पदार्थ बनाने में आप ऐसे भी लिख सकते हो। कोल्ड ड्रिंक्स बनाने के लिए अभी जस्ट मैंने कहा था कि जब कोल्ड ड्रिंक बनाई जाती है तो कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर पर कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बोनेटेड पदार्थ जो है उसके अंदर घोला जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर पर उसके अंदर डिसोल्व किया जाता है। तो एक पहला यूज़ तो यहाँ पर हो गया हेनरी लॉ का। दूसरा लॉ जो होता है वो है जो आपका ब्लड है, रक्त जो होता है, आपका ब्लड जो होता है, उसके अंदर जो गैसें डिसोल्व है उनके जो अगर बात करें तो परिवहन के लिए, ठीक है। तो रक्त में घुली गैसों के परिवहन में, ठीक है, एक्सचेंज हो रहा है ब्लड के अंदर गैसों का, तो उनके परिवहन की अगर मैं बात करूं तो कैसे,
कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, ऑक्सीजन होती है। जब अपन सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाता है, ऑक्सीजन अंदर जाता है, फिर सांस छोड़ते पर तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर होता है। तो ये कैसे होता है, थोड़ा सा बायोलॉजी की बात है, हो सकता है कि आप लोगों को समझ में आ जाए, तो मैं बता देता हूँ कि यहाँ इसका क्या यूज़ है। जब आप सांस लेते हैं तो जब सांस लेते हैं तो वायु जो होता है वो आपके फेफड़ों के अंदर जाता है, लंग्स के अंदर जाता है। तो यहाँ पर जो वायु अंदर जा रहा है उसकी वजह से प्रेशर बढ़ जाता है, लंग्स में प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया। अब यहाँ प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या हुआ, अभी जस्ट मैंने कहा था हेनरी के लॉ का, जितना ज़्यादा प्रेशर लगाओगे उतना ही ज़्यादा गैस जो होती है वो लिक्विड के अंदर डिजोल्व होती है। तो जैसे ही प्रेशर बढ़ता है तो आपका ऑक्सीजन जो होता है वो हीमोग्लोबिन, जो ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है उससे जुड़ जाता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ठीक है, ये क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर बढ़ गया, इसीलिए आपका ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन से जुड़ गया और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया। अब ये रक्त जो है बहता हुआ आपकी टिश्यू पे गया, ऊतक के यहाँ गया, तो टिश्यू पे गया तब वहाँ पर प्रेशर कम होता है, टिश्यू में प्रेशर क्या होता है, कम होता है। तो वहाँ पर ऑक्सीजन जो होता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। और कम प्रेशर पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो आपके हीमोग्लोबिन से जुड़ जाती है। मैंने कहा था हेनरी स्थिरांक का मान सभी गैसों के लिए अलग अलग होता है। तो ऑक्सीजन के लिए अगर मैं बात करूँ तो हेनरी स्थिरांक का मान बहुत कम होता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा प्रेशर पर वो डिसॉल्व होती है। मैंने कहा था जितना कम आपका हेनरी स्थिरांक का मान रहेगा गैस की विलेयता उतनी ही कम हो जाती है, हेनरी स्थिरांक का मान जितना ज़्यादा रहेगा गैस की विलेयता उतनी ही क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मैंने आपसे कहा था। तो यहाँ प्रेशर बढ़ गया, उसकी वजह से ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ गया, फिर वो रक्त बहता हुआ टिश्यू में गया, वहाँ पर क्या हुआ, प्रेशर कम हो गया, तो वहाँ पर ऑक्सीजन को रिलीज करके वो कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ गया। फिर वो रक्त बहता हुआ यहाँ आता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाती है, फिर यहाँ प्रेशर बढ़ता है तो ऑक्सीजन फिर से जुड़ जाती है। तो यहाँ पर भी हेनरी लॉ का यूज़ होता है रक्त में घुली हुई गैसों के परिवहन में। ठीक है, फिर तीसरी बात करते हैं अपन, तो गहरे समुद्र में गोताखोर जाता है। सी डाइवर जो होते हैं, गोताखोर जो होते हैं, वो गहरे समुद्र में जाते हैं। तो गहरे समुद्र में जाते हैं तो वहाँ जो है प्रेशर जो होता है वो बढ़ता जाता है। एक चीज़ आपको ये याद रखना है। तो जो गोताखोर होते हैं वो क्या करते हैं, जो सिलेंडर लेके जाते हैं उसमें ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन गैस का मिक्सचर साथ में लेके जाते हैं, ताकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होने के बाद भी ऑक्सीजन जो है उनके ब्लड को क्या है, मिलता रहे। ज़्यादा प्रेशर पर जो ब्लड है वो ऑक्सीजन के साथ बाहर का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए जो कंटेनर उनके साथ में ले जाते हैं, सिलेंडर जो साथ में ले जाते हैं, उसमें कंप्रेस्ड वायु ले जाना होता है और उसके लिए ऑक्सीजन के साथ थोड़ा सा क्या मिला जाता है, नाइट्रोजन मिला दिया जाता है। फिर जब वो गोताखोर बाहर आता है, सरफेस पे आता है, तो सरफेस पे जब वो आता है तो फिर क्या होता है कि ऑक्सीजन तो यूज़ हो गया बॉडी के अंदर, लेकिन नाइट्रोजन का अपनी बॉडी के अंदर कोई यूज़ नहीं है ना। प्योर नाइट्रोजन का अपनी बॉडी में कोई यूज़ नहीं होता। अपन नाइट्रोजनी पदार्थ का यूज़ करते हैं, प्योर नाइट्रोजन नहीं ले सकते अपन सीधे से, बॉडी में कोई यूज़ नहीं होता, तो ये फिर से बाहर निकलती है। तो जब वो सी डाइवर्स जो होता है वो बाहर आ जाता है तो उसके जो ये पोर्स होते हैं स्किन पे, इन पोर्स में से वो नाइट्रोजन गैस जो होती है वो बाहर निकलती है। इसका एक नाम होता है इस बीमारी का, उसको कहते हैं बैंड्स, या तो बैंड्स कहा जाता है या इसका एक और नाम होता है, एक नाम होता है कैसन रोग कहा जाता है या बैंड्स रोग इसको कहा जाता है। तो जब ये नाइट्रोजन गैस उसके पोर्स से, स्किन के पोर्स से बाहर निकलती है तो उसको बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है। इसीलिए फिर हेनरी के लॉ का इस्तेमाल करते हुए ये करा गया कि O2 के साथ हीलियम का यूज़ करने लगे, क्योंकि हेनरी नियम से अपने को पता है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर भी हो जाता है तब भी आपका हीलियम जो होता है वो रक्त में नहीं घुलता है, ज़्यादा नहीं घुलता है, क्योंकि इसकी जो विलेयता होती है वो कम होती है। कम क्यों होती है, क्योंकि इसके लिए हेनरी स्थिरांक का मान जो होता है वो अधिक होता है। अभी मैं आपको टेबल पढ़ाऊंगा उसमें समझ में आ जाएगा कि हीलियम के लिए हेनरी स्थिरांक का मान क्या होता है, ज़्यादा होता है, इसलिए इसकी सोल्यूबिलिटी की मैं बात करूँ, विलेयता की बात करूँ तो कम होती है। इसीलिए फिर हीलियम ले जाने लगे तो फिर ये ब्लड में घुलेगी ही कम, तो जब वो बाहर आएगा तो उसको दर्द भी क्या होगा, कम होगा। तो इस तरीके से अपन ने हेनरी लॉ का यूज़ करके इस प्रॉब्लम को सोल्व कर लिया। पहले ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन ही भरा जाता था, ठीक है, लेकिन जब वो बाहर आता था तो बहुत ज़्यादा दर्द होता, क्योंकि नाइट्रोजन हाई प्रेशर पे अपने ब्लड में ज़्यादा डिजोल्व हो जाता था, फिर बाहर आता तो ज़्यादा निकलती थी बॉडी से, तो दर्द ज़्यादा होता था। तो फिर नाइट्रोजन की जगह हीलियम का इस्तेमाल करा। कहाँ से पता चला, हेनरी लॉ से। हेनरी ने कहा था कि जिसके लिए हेनरी स्थिरांक का मान ज़्यादा होगा वो कम डिजोल्व होगा, तो हीलियम के लिए हेनरी स्थिरांक का मान ज़्यादा होता है तो ये कम डिजोल्व होता है। अभी मैं बताऊँगा आपको टेबल में किसका मान ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम सोल्व कर लिया गया। इसी तरीके से जो फोर्थ इसका एप्लीकेशन है वो होता है कि जो पर्वतारोही होते हैं, बहुत ज़्यादा हाइट पर चढ़ते हैं, ऊंचाई पे चढ़ते हैं, तो बहुत ज़्यादा हाइट पे अगर जाना है तो वहाँ पर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ऐसी कंडीशन में भी आपको क्या करना होता है, सिलेंडर यानी कंप्रेस्ड गैस का यूज़ करना होता है, सिलेंडर ले जाने पड़ते हैं गैस के। वो ऐसा क्यों होता है, तो जब प्रेशर वहाँ पर कम हो जाता है तो वहाँ पर अपने ब्लड के अंदर ऑक्सीजन जो डिजोल्व होती है वो कम हो जाएगी। हेनरी के लॉ से अपन जानते कि प्रेशर कम हुआ तो घुलने वाली गैस की मात्रा भी कम हो जाएगी। तो जब अपन हाई
पर जाते हैं, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर जाते हैं, हाइट पे जाते हैं, तो वहाँ पर प्रेशर कम हो जाता है। उसकी वजह से आपके ब्लड में ऑक्सीजन कम घुलने लग जाएगा, तो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम होने लग जाएगा, जिससे इंसान की सोचने की क्षमता, जो थिंकिंग एबिलिटी होती है, वो अनेबल हो जाती है, कम हो जाती है, उसको सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है, नाक में से ब्लड आने लग जाता है। ठीक है, तो एनोक्सिया, इस रोग का नाम होता है एनोक्सिया, ये रोग उसको हो जाता है। तो यहाँ कौन सा रोग हो जाता है? एनोक्सिया। यहाँ हो जाता है बैंड्स रोग, जिसको अपन कहते हैं, वो हो जाता है। तो आपको ये इसके यूजेस याद रखने, एप्लीकेशन आपको याद रखने हैं, इसकी कमियां आपको याद रखनी है। मैं आपको टेबल बता देता हूँ किस गैस के लिए हेनरी स्थिरांक का वैल्यू क्या होता है। चलिए ये टेबल को देखेंगे आप। यहाँ पर मैंने गैसें लिखी है, यहाँ मैंने केल्विन में उनका टेम्परेचर लिखा है, और यहाँ पर मैंने हेनरी स्थिरांक का वैल्यू लिखा है, जिसका जो यूनिट है वो के बार होता है। ठीक है, यहाँ प्रेशर को बार में लिखा गया है और टेम्परेचर को केल्विन में लिखा गया है, तो उसके लिए यहाँ पर के बार लिखा गया है। चलिए अब यहाँ मैं बात करता हूँ हीलियम की। तो देखो सबसे पहले अपन 293 टेम्परेचर पर देख लेते हैं सभी गैसों को। हीलियम को देख लेते हैं, हाइड्रोजन को देख लेते हैं, नाइट्रोजन को भी 293 पे देख लेते हैं, ऑक्सीजन को भी 293 पे अपन देख लेते हैं। अब यहाँ अगर मैं बात करूँ तो सब में से देखा तो सबसे कम जो हेनरी स्थिरांक का वैल्यू है सबसे कम किसके लिए है? ऑक्सीजन के लिए। देखो 34.86 है, मतलब सबसे ज़्यादा जो घुलनशीलता होगी वो किसकी हो जाएगी? ऑक्सीजन की हो जाएगी, क्योंकि इसके लिए मैं बात करूँ तो हेनरी स्थिरांक का वैल्यू कम है। मैंने कहा था जितना कम होगा उतनी ही ज़्यादा विलेयता होगी, जितना ज़्यादा इसका वैल्यू होगा विलेयता उतनी ही कम होगी, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। तो इसका वैल्यू ऑक्सीजन के लिए 293 टेम्परेचर पर ऑक्सीजन के लिए सबसे कम है, तो इसलिए O2 की घुलनशीलता सबसे ज़्यादा हो गई। उसके बाद बात करेंगे तो H2 की घुलनशीलता आ जाएगी, हाइड्रोजन गैस घुलेगी पानी के अंदर। ठीक है, उसके बाद अगर बात करेंगे तो आपका नाइट्रोजन गैस घुलेगी, और सबसे कम जो घुलने वाली है वो हीलियम है। इसीलिए मैंने आप लोगों से कहा था ना कि अपन जो गोताखोर होते हैं वो नाइट्रोजन की जगह क्या ले जाने लग गए? हीलियम गैस का मिक्सचर ले जाने लग गए, क्योंकि ये ज़्यादा प्रेशर पर भी बहुत कम क्या होने वाली, डिजोल्व होने लगी। इसकी डिजोल्व जो सोल्यूबिलिटी है वो सबसे कम है। यहाँ पर हेनरी स्थिरांक देखेंगे तो इसके लिए सबसे ज़्यादा है, हेनरी स्थिरांक की वैल्यू हीलियम के लिए सबसे ज़्यादा है 293 केल्विन टेम्परेचर पर, तो इसकी विलेयता सबसे कम हो गई। तो ये टेबल भी आपको थोड़ा सा समझ लेना है, जिससे आपको पता चल जाएगा। हेनरी स्थिरांक को देखकर आप ये बता सकते हो, मान लो कभी ऑब्जेक्टिव ही आ जाए कि दो गैसें हैं जिनका हेनरी स्थिरांक, किसी एक का हेनरी स्थिरांक इतना है और दूसरे का इतना है, तो आपको बताना है कि किसकी विलेयता कम है, किसकी विलेयता ज़्यादा है। तो आपको सीधा क्या देखना है? हेनरी स्थिरांक का वैल्यू देखना है। जिसके लिए हेनरी स्थिरांक का वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा उसकी विलेयता उतनी ही कम होगी। अब देखो, एक तो विलेयता जो है वो हेनरी स्थिरांक पर डिपेंड कर रही है, और हेनरी स्थिरांक की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है? एक तो कौन सा गैस है उस पर डिपेंड करती है, और एक टेम्परेचर क्या है उस पर भी डिपेंड करती है। देखो यहाँ आप देखो, यहाँ भी नाइट्रोजन लिखा, यहाँ भी नाइट्रोजन लिखा, लेकिन यहाँ 76.48 है और यहाँ पर देखेंगे 88.84 है। इसका क्या मतलब हुआ, समझ में आया आपको? कि जब टेम्परेचर कम था तो हेनरी स्थिरांक का वैल्यू भी क्या था? कम था। टेम्परेचर जैसे ही बढ़ गया हेनरी स्थिरांक का वैल्यू भी क्या हो गया? बढ़ गया। यहाँ नीचे भी देख लें आप, टेम्परेचर 293 था तो ये 34 था। टेम्परेचर जैसे 303 हुआ, देखो है ऑक्सीजन दोनों जगह, टेम्परेचर जैसे 303 हुआ बढ़ गया, वैसे ही हेनरी स्थिरांक का वैल्यू भी क्या हो गया? बढ़ गया। मतलब हेनरी स्थिरांक का वैल्यू दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, एक तो गैस के नेचर पर, गैस कौन सी उस पर डिपेंड कर रहा है, और टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है। टेम्परेचर जितना ज़्यादा बढ़ता है हेनरी स्थिरांक का वैल्यू भी उतना ही बढ़ जाता है। आपको ये भी याद रखना है, क्योंकि मैंने कहा है देखो टेम्परेचर बढ़ाने पर हेनरी स्थिरांक का वैल्यू बढ़ रहा है, मतलब विलेयता क्या हो रही है? कम हो रही। और कल मैंने आपको सिखाया था कि जो गैस की जल में विलेयता की बात करें या किसी भी लिक्विड में विलेयता की बात करें, ताप बढ़ाने पर क्या होती है? कम होती है, क्योंकि गैसों की विलेयता जो है एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, उसमें ऑलरेडी ऊष्मा जो होती है वो निकलती है, इसलिए आप ताप बढ़ाते हो तो विलेयता क्या होती है? कम होती है। तो देखो ना, ताप बढ़ाने से हेनरी स्थिरांक का मान भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, और हेनरी स्थिरांक का मान बढ़ रहा है मतलब विलेयता क्या हो रही है? कम हो रही है। सब तरफ से आपको चीज़ें समझ में आती है। तो ये इस तरीके से आपका हेनरी का नियम जो है पूरे तरीके से खत्म हो जाता है। क्या क्या याद रखना है? हेनरी का नियम क्या है? एक छोटा सा मैंने ग्राफ बनाया, आप वो याद रखें। इसकी सीमाएं क्या है? हेनरी स्थिरांक की विशेषता क्या है वो भी आपको याद रखना है, और हेनरी नियम की जो कमियां हैं वो भी याद रखना है, लिमिटेशन याद रखना है, और आपको इसकी अनुप्रयोग याद रखना है। और थोड़ा सा आप इनके वैल्यू जो है इसको समझ लें कि इस वैल्यू का मतलब क्या होता है, तो आपको विलेयता भी समझ में आ जाएगी गैस की द्रव में। तो इस तरीके से गैस की द्रव में विलेयता पूरा खत्म हो जाता है। कभी कभी एग्जाम में सीधा जाता है कि गैस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक समझाओ, तो आप उसमें हेनरी का लॉ समझा दो, क्योंकि इन्होंने यही तो समझाया है कि गैस की द्रव में विलेयता पर जो दाब का प्रभाव है वो क्या होता है। ज़्यादातर इसकी बात हेनरी ने करी है, दाब के प्रभाव की, इसलिए अपन यहाँ पर प्रेशर की बात करते हैं। अगला जो अपना टॉपिक है वो है राउल्ट्स का नियम। इनका जो पूरा नाम है फ्रैंकोइस मेरी राउल्ट।
इन्होंने जो नियम दिया था वो दिया था सन 1886 में। इन्होंने नियम क्या दिया, जैसे ही आपको ये शब्द आ जाता है, राउल्ट नाम जहाँ पर भी आपको दिख जाता है, राउल्ट के नियम की बात आ जाती है, मतलब आप समझ जाएं कि इन्होंने जो नियम दिया था वो दिया था वेपर प्रेशर पर, वाष्प दाब पर। अब वेपर प्रेशर क्या होता है, थोड़ा सा मैं इसके बारे में बात कर लूँ, उसके बाद इस नियम की बात करूँगा। तो वेपर प्रेशर का मतलब होता है कि सपोज मान लो कि आपके पास कोई लिक्विड है, ठीक है। अब इसकी जो सरफेस है, ये सरफेस के अणु जो है यहाँ से इनमें एनर्जी आ जाती है, जिससे यहाँ पर क्या हो जाते हैं, स्किप हो जाते हैं, सरफेस से क्या होने लग जाते हैं, स्किप हो जाते हैं, इसको अपन निष्कासित हो जाते हैं, ठीक है। तो स्किप एनर्जी इसको कहा जाता है, या निष्कासन की एनर्जी कहा जाता है। तो जब इनके पास ऐसी एनर्जी आ जाती है तो ये इस सरफेस से स्किप होने लग जाते हैं और हवा में चढ़ जाते हैं, उड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो वाष्प यहाँ से निकल रही है, इसका जो प्रेशर होगा उसी को अपन वेपर प्रेशर या वाष्प दाब कहते हैं। सपोज मान लो कि अपन ने यहाँ पर इसको एक बंद चेंबर में रख दिया और यहाँ पर अपन ने कोई जो है दाब मापी लगा दिया और इसको अपन गर्म कर रहे हैं, तो ये जो जितने भी अणु यहाँ से उड़ने वाले हैं सरफेस से, वो सब इस सरफेस पे क्या लगाएंगे, टक्कर करेंगे, तो यहाँ पर एक प्रेशर उत्पन्न होगा, प्रेशर बनेगा, प्रेशर क्रिएट होगा। उस प्रेशर को अपन इस दाब मापी में नाप लेंगे। तो यही क्या है, वेपर प्रेशर है। तो वेपर प्रेशर का मतलब तो आपको समझ में आता है कि ये क्या होता है। अब इसको कौन कौन से जो फैक्टर है वो अफेक्ट करते हैं, थोड़ा सा इनके बारे में नॉर्मली बात कर लेता हूँ। वेपर प्रेशर को दो चीज़ें अफेक्ट करती हैं, एक तो टेम्परेचर, ताप बढ़ाओगे तो अणुओं की गतिशीलता बढ़ जाएगी, उनमें एनर्जी आ जाएगी, एनर्जी आने से वो क्या होने लग जाएंगे, सरफेस से स्किप होने लग जाएंगे, निष्कासित होने लग जाएंगे, उतनी ही ज़्यादा वाष्प बनेगी। जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वाष्प उतनी ही ज़्यादा बनेगी, मतलब वाष्प दाब उतना ही ज़्यादा होगा। पहली चीज़ तो ये। फिर दूसरी चीज़ ये है कि जो आपका अणु है, जो भी विलयन है, जिसके वाष्प दाब की आप बात कर रहे हो, उसका इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कितना है, अंतराणुक बल कितना है। अगर उनके अणुओं के बीच आकर्षण बहुत ज़्यादा होगा तो वाष्प दाब क्या होगा, कम होगा, क्योंकि अणुओं के बीच में आकर्षण है, तो उसकी वजह से अणु जो है वो स्किप नहीं होगा, वहाँ से निष्कासित नहीं होगा, ठीक है। और अणुओं के बीच में आकर्षण कम होगा तो अणु आसानी से वहाँ से क्या हो जाएंगे, स्किप हो जाएंगे, निष्कासित हो जाएंगे, ठीक है। तो दो चीज़ें जो है वाष्प दाब को प्रभावित करती है, एक तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, अंतराणु का आकर्षण बल, जो क्या होता है, अगर ज़्यादा है तो वाष्प दाब कम होगा, और अंतराणु का आकर्षण बल अगर कम है तो वाष्प दाब क्या होने वाला है, ज़्यादा होने वाला है। फिर दूसरी चीज़ आती है टेम्परेचर। टेम्परेचर आप जितना बढ़ाओगे अणुओं की गति बढ़ेगी, उतनी ही ज़्यादा वाष्प बनेगी और वाष्प दाब उतना ही ज़्यादा होगा। तो राउल्स ने कोई भी विलयन होता है, अब विलयन के अंदर दो चीज़ें होती हैं, बात को पूरा क्लियरली समझेंगे। राउल्स का नियम जो है बहुत ज़्यादा आपको क्या करने वाला है, थोड़ा सा दिमाग पर प्रेशर डालने वाला चीज़ है ना। आप इसको सोल्व करेंगे, जब भी आप इसके न्यूमेरिकल करेंगे, जब आप इसको लिखेंगे एग्जाम में, तो ये बहुत ज़्यादा जो है थोड़ा सा माथापच्ची वाला काम हो जाता है, क्योंकि आप इसको ध्यान से नहीं समझते, बेसिक नहीं समझते। तो अब बेसिक समझ लेंगे तो आपको राउल्स का नियम बहुत ईजी लगेगा। तो राउल्स का नियम, विलयन होता है, विलयन के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है आपका विलायक और एक आपका होता है विलय, दो चीज़ें होती हैं। अब अगर दोनों की वाष्प बनती है, दोनों क्या है, वाष्पशील है, तब की बात करेंगे। और एग्ज़ाम में एक और चीज़ पूछी जाती है कि कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि जो विलय है वो आपका नॉन सोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल है। विलय आपका क्या है, नॉन वोलेटाइल है। इसका मतलब विलय जो है उसकी वाष्प नहीं बनती, तब के लिए भी नियम आता है। अभी पहले मैं आपको दोनों वाष्पशील है तब समझाऊंगा, उसके लिए समझाऊंगा। सपोज मान लो कि ये एक घटक जो है उसको ए ले लिया और दूसरे वाले घटक को बी ले लिया। अब बात से समझेंगे नियम क्या होता है। राउल्स ने सन 1886 में विलयन के वाष्पशील घटक, दोनों में से कोई भी हो सकता है, दोनों वाष्पशील है तो दोनों घटक की बात कर लेंगे, किसी भी वाष्पशील घटक के और उसके मोल प्रभाज के बीच में। एक तो वाष्पशील घटक आपका ये हो गया, इसके वाष्प दाब, वाष्पशील घटक के वाष्प दाब और इसके मोल प्रभाज, मोल प्रभाज में संबंध को बताने के लिए, इन दोनों में संबंध बताने के लिए एक नियम दिया, उसी को राउल्स का नियम कहते हैं। किस किस के बीच में संबंध बताया, जो आपका विलयन है उसके वाष्पशील घटक के वाष्प दाब, क्योंकि वाष्पशील होगा तभी उसकी वाष्प बनेगी और वाष्प बनेगी तभी प्रेशर आएगा, तो अपन सीधा कहेंगे वाष्पशील घटक के वाष्प दाब और मोल प्रभाज के बीच में संबंध बताया, उसी को राउल्स का नियम कहते हैं। अब वो संबंध क्या था उसको समझेंगे। सपोज मान कि ये जो घटक ए है, इसका जो वाष्प दाब है वो PA है, तो ये वाष्प दाब जो है ये इसके मोल प्रभाज यानी XA, विलायक के मोल प्रभाज को अपन कैसे लिखते हैं, XA से लिखते हैं, तो इसका जो वाष्प दाब है वो इसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। मतलब जितना ज़्यादा प्रेशर होगा इसका मोल प्रभाज भी उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये नियम है, मेन चीज़ तो आपको यही याद रखना है, राउल्स का नियम यही कहता है। अब मैं समानुपाती का चिन्ह अगर यहाँ से हटाता हूँ
तो यहाँ पर जो स्थिरांक आता है उसको मैं लिखूंगा पी नॉट ए। अब ये क्या होता है उसको समझना, ये जो पी नॉट ए है ये शुद्ध अवस्था में, शुद्ध अवस्था में जो आपका विलायक है, विलायक का वाष्प दाब है। तो अब देखो यहां से डेफिनेशन क्या बन गया, इसको मैं समझाऊंगा। शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब पी ए क्या है और पी नॉट ए क्या है, दोनों को समझ लो पहले। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात तो यही है जिसको समझना जरूरी है। सपोज मान लो ये आपका कोई विलयन है, इस विलयन के अंदर ए भी है और बी भी है, दोनों है, दो घटकों से मिलकर आपका विलयन बना हुआ है। मतलब आपका विलयन जो है बाइनरी सॉल्यूशन है। तो यहाँ इन दोनों की अगर मैं बात करूंगा, विलयन के अंदर अगर मैं बात करूंगा तो ए आपका विलायक है, तो विलयन के अंदर विलायक का जो वाष्प दाब होगा उसको मैं पी ए लिखूंगा, और जो विलयन का वाष्प दाब होगा मतलब विलय का वाष्प दाब होगा उसको मैं पी बी लिखूंगा। समझ गए? विलयन के अंदर जो विलायक का वाष्प दाब होगा उसको मैं पी ए लिखूंगा, और जो विलय का वाष्प दाब होगा उसको मैं पी बी लिखूंगा। लेकिन अगर मैं इस विलायक को अलग से अलग चेंबर में ले लूँ, अब इसके अंदर केवल क्या है, शुद्ध विलायक है, शुद्ध विलायक है, मतलब अब इसमें विलय नहीं है। तो जब शुद्ध अवस्था में ये होता है तब शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब होता है उसको मैं पी नॉट ए लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पर भी ये विलायक का ही वाष्प दाब है, लेकिन कब है, जब इसमें क्या मिला हुआ है, विलय मिला हुआ है। और ये पी नॉट ए तब का है जब इसके अंदर कोई विलय नहीं मिला हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से ये जो है विलय का वाष्प दाब है तब जब इसको आपने विलायक के अंदर डिसोल्व कर दिया है। और पी नॉट बी क्या होता है, जब आपने इसको विलायक के अंदर डिसोल्व नहीं किया था तब का वाष्प दाब है। ठीक, ये आपको समझना है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं यहाँ बात करूँ तो अब यहाँ से डेफिनेशन क्या बनेगा उसको समझना। विलायक लिखो या किसी भी घटक का लिखो, तो किसी वाष्पशील घटक का वाष्प दाब उसके शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और उसके मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब जब आपने इस विलायक में विलय मिला दिया, मतलब यहाँ की अगर मैं बात करूँगा तो जो इसका वाष्प दाब होता है ये इसका शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और इसके मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। यही राउल्ट का नियम है। इसी तरीके से आप विलय के लिए भी लिख सकते हो कि किसी विलय का जो वाष्प दाब होता है उसकी शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और उसके मोल प्रभाज यानी विलय के मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। यही आपका राउल्ट का नियम है। अब मैंने आपको यहाँ पर पी ए का मतलब समझा दिया, पी नोट ए का मतलब समझा दिया, राउल्ट्स ने किससे रिलेटेड नियम दिया वो समझा दिया, वाष्प दाब क्या होता है वो समझा दी, सारी चीज़ें मैंने समझा दी है। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आई है तो आप 3 बार देखें, 4 बार देखें, छोटी छोटी चीज़ों को नोट करते हुए जाएँ और फिर देखें, आपको समझ में आ जाएगा कि राउल्ट का नियम क्या है। अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें समझनी है। अब अपन इसमें ग्राफ बनाने वाले हैं, वो ग्राफ समझेंगे। फिर मैंने अभी कहा था, अभी यहाँ तो दोनों वाष्पशील थे, अब अपन जो राउल्ट का नियम पढ़ेंगे वो किसके लिए पढ़ेंगे, अवाष्पशील विलय के लिए पढ़ेंगे कि अगर विलय आपका अवाष्पशील है, उसकी वाष्प ही नहीं बनती है तो फिर राउल्ट का नियम क्या होता है। ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, स्पेशल क्वेश्चन में लिखा होता है कि अवाष्पशील विलय के लिए, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के लिए आपको राउल्ट का नियम जो है वो एक्सप्लेन करना है क्या होता है, तो उसको भी अपन समझने वाले हैं। अब ग्राफ को समझने से पहले आप ये समझ लें कि ये पूरा विलयन है। अब मैं इस पूरे विलयन के अगर जो वाष्प दाब है उसको पी एस लिखता हूँ, सॉल्यूशन एस लिख दिया, तो इस पूरे का जो वाष्प दाब है वो किसके बराबर हो जाएगा, ये आपका विलायक का वाष्प दाब था और ये आपका विलय का वाष्प दाब था, तो दोनों के वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा, योग के बराबर हो जाएगा। तो ये जो विलयन का वाष्प दाब ये बराबर हो जाएगा पी ए प्लस पी बी के। ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब अपन ग्राफ बनाते हैं। जो ग्राफ बनने वाला है वो किसके बीच बनेगा उसको थोड़ा सा आपको समझना है। तो मैं दोनों तरफ यहाँ पर एक्सिस लेने वाला हूँ, एक पॉइंट ये हो जाएगा और एक पॉइंट ये हो जाएगा। जब अपन ऐसे चलेंगे तो ये प्रेशर की बात हो जाएगी, और जब मैं ऐसे चलूँगा तो मान लो मैं B का मोल प्रभाज की बात कर रहा हूँ। यहाँ मैंने XA भी ले लिया और XB भी ले लिया, लेकिन जब मेरा ये वाला स्टार्टिंग वाला पॉइंट है तो मैंने आप लोगों से कहा था, देखो मोल प्रभाज जो होता है यहाँ लिखता हूँ कि XA प्लस XB इज इक्वल टू 1 होता है। मैंने कहा था ना, आप लोगों को नहीं पता है तो आप मोल प्रभाज जो मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज ये सब मैंने पढ़ा दिया है, तो आप मोल प्रभाज को देखेंगे। मेरे सॉल्यूशन के जितने भी पार्ट हैं उन सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहाँ से पढ़ लेंगे। तो ये जो मैंने मोल प्रभाज पढ़ाया था तब मैंने समझाया था कि जो पूरे सॉल्यूशन का जो मोल प्रभाज होता है उसका वैल्यू 1 होता है। तो सपोज मान लो कि मैं यहाँ स्टार्टिंग में बात कर रहा हूँ, तो यहाँ मेरा शुद्ध विलायक है, क्या है,
शुद्ध विलायक है, मतलब विलायक का वैल्यू मैं 1 ले लेता हूँ। शुद्ध विलायक है मतलब विलय तो है नहीं, विलय नहीं है तो इसका वैल्यू क्या हो गया 0, इसका वैल्यू 0 हो गया तो एक्स ए इज इक्वल टू क्या हो गया 1, तो एक्स ए इज इक्वल टू 1 हो गया और एक्स बी इज इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। और जो ये वाला पॉइंट है इस वाले पॉइंट पर अपोजिट है, x1 इज इक्वल टू 0 है और एक्स बी इज इक्वल टू क्या है 1 है। ये वाला ऐसा पॉइंट है जहाँ पर शुद्ध विलय उपस्थित है और ये वाला ऐसा पॉइंट है जहाँ पर शुद्ध विलायक उपस्थित है। ये आपका विलायक है और ये आपका विलय है। तो यहाँ पर विलायक का वैल्यू 1 हो गया तो विलय क्या हो गया 0, यहाँ विलय का वैल्यू 1 हो गया तो विलायक क्या हो गया 0। अब मैं यहाँ से P की बात कर रहा हूँ और मोल प्रभाज की बात कर रहा हूँ, ऐसे जाने पर मोल प्रभाज बढ़ेगा, ऐसे जाने पर प्रेशर बढ़ेगा। तो जब मैं यहाँ से लिखता हूँ तो एक ऐसा पॉइंट आता है, प्रेशर बढ़ता जा रहा है और एक ऐसा पॉइंट आएगा, ये वाला ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर इसका जो वाष्प दाब है, अब इसमें शुद्ध विलायक था तो वाष्प दाब जो है वो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा, यानी P नोट ए, शुद्ध विलायक का अपन ने P नोट ए लिखा था तो ये वाला पॉइंट जो है वो P नोट ए हो गया। अब जैसे ही आप विलय मिलाते हो तो आपको एक चीज़ याद रखना है कि वाष्प दाब जो होता है वो कम हो जाता है, टोटल जो होता है वो कम हो जाता है। तो ये थोड़ा सा नीचे आने वाला है, तो मैं इसकी बात करूँ तो ये इसके लिए जब कर्व खींचूंगा तो ये भी ऊपर बढ़ता जा रहा है, दाब बढ़ता जा रहा है। एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जहाँ पर शुद्ध विलय का वाष्प दाब आएगा। और इन दोनों पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर क्या है, ये सॉल्यूशन का है। ये जो लाइन आएगी ये किसके लिए आएगी, सॉल्यूशन के लिए। और ये किसके बराबर होती है, ये बराबर होती है P नोट ए प्लस ये PA प्लस PB। अब ये PA और PB क्या होता है ये अपन जानते हैं। PA का वैल्यू यहाँ से लिख सकते हैं P नोट ए इंटू एक्स ए और PB का वैल्यू यहाँ लिख सकते हैं P नोट बी इंटू एक्स बी। आप यहाँ पर वैल्यू रख के इसको सोल्व कर सकते हो, इतना ज़्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन ये ग्राफ आपको समझ में आना चाहिए। ये राउल्ट्स के नियम के लिए मैंने आपको यहाँ पर ग्राफ बनाना सिखा दिया है। ये जो कर्व आपको दिख रहा है ऊपर वाला ये सॉल्यूशन के लिए PS इज इक्वल टू PA प्लस PB। यहाँ मैंने शुद्ध विलायक लिया है, इस वाले पॉइंट पर शुद्ध विलय लिया है। मैं अब प्रेशर बढ़ा रहा हूँ तो बढ़ता हुआ प्रेशर ज़्यादा है और एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर शुद्ध विलय जो होता है उसका वाष्प दाब होता है जिसको मैंने P नोट बी लिख दिया। और ये वाला पॉइंट जहाँ पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है P नोट बी। तो यहाँ बीच में अगर मैं बात करूँ, ये जो बीच की अगर बात करूँ तो ये आपका क्या है, विलायक का वाष्प दाब है, ठीक है। तो विलायक के बीच वाला मतलब यहाँ पर मैं इसमें B मिलाता जा रहा हूँ तो ये पूरे उसके लिए आ जाएगा, विलयन के अंदर की बात हो जाएगी। तो यहाँ मैं बात करूँ तो इस लाइन के लिए PA इज इक्वल टू हो जाएगा P नोट ए इंटू एक्स ए। और इस वाली लाइन के लिए अगर मैं बात करूँ तो यहाँ आ जाएगा PB इज इक्वल टू P नोट बी इंटू एक्स बी, क्योंकि बीच में तो दोनों है ना। यहाँ मैं B का मोल प्रभाज बढ़ाते जा रहा हूँ, मतलब मैंने यहाँ पर शुद्ध विलायक लिया था, इसमें भी विलय मिलाता जा रहा हूँ। तो यहाँ बीच में जो आने वाला है वो तो ये आने वाला है। इस वाली लाइन के लिए क्या आने वाला है, PB इज इक्वल टू P नोट बी एक्स बी। और इस वाली लाइन के लिए आने वाला है PA इज इक्वल टू P नोट ए एक्स ए, जो मैंने अभी यहाँ पर आपको प्रूफ करके बताया। PA इज इक्वल टू P नोट ए एक्स ए, तो वही मैंने यहाँ लिखा है। और PB के लिए मैंने यहाँ लिखा है, ये वाली लाइन PB के लिए है तो ये यहाँ लिख दी है। तो इस तरीके से आपका ये ग्राफ बन जाता है। तो ये तो हो गया आपका जब दोनों घटक वाष्पशील हो उसके लिए राउल्ट का नियम। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है और क्या लिखना होता है वो आपको ईजी वे में समझ में आएगा अगर आपको ये बेसिक राउल्ट के नियम का समझ में आ गया है तो। अब आपका क्वेश्चन आया अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए आपको राउल्ट्स का नियम जो है वो प्रूफ करना। अवाष्पशील विलय, विलय आपका कौन सा है, अवाष्पशील मतलब आपके पास ऐसा विलय है जिसकी वाष्प नहीं बनती है, नॉन वोलेटाइल आपके पास सॉल्यूट है। तब ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा कि जो आपका विलयन है उसके वाष्प दाब की अगर मैं बात करूं तो वो किसके बराबर हो जाएगा, राउल्ट्स के नियम से अगर मैं बात करूं तो यहाँ आप सीधे भी लिख सकते हो कि देखो विलयन के अंदर दो चीज़ें होती हैं। फिर से एक बार और मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ, एक आपका होता है विलय और एक आपका होता है विलायक। अब विलय के बारे में अपन कह रहे हैं कि विलय जो है वो कैसा है, अवाष्पशील है और विलायक की वाष्प बनती है पर विलय की वाष्प नहीं बनती है। तो अभी जस्ट अपन ने इससे पहले पढ़ा था कि मान लो आपको किसी का भी वाष्प दाब निकालना है, राउल्ट्स का नियम समझना है, तो अपन ने क्या कहा था कि जो वाष्पशील घटक होता है उसका जो वाष्प दाब होता है, सपोज मान लो वो घटक ए है तो उसका वाष्प दाब जो होता है वो समानुपाती होता है किसके, उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। यही नियम लिखा था अपन ने। यहाँ आप देखेंगे कि जो विलय है उसकी तो वाष्प बनती ही नहीं है। तो इस विलयन का जो वाष्प दाब है, पूरे विलयन के वाष्प दाब की बात कर रहा हूँ मैं, बात को ध्यान से समझना। इसकी वाष्प दाब में किसका रोल है, केवल विलायक का रोल है, विलय का तो कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि विलय की तो वाष्प ही नहीं बन रही है। जब इसकी वाष्प ही नहीं बन रही है तो वाष्प दाब भी नहीं होगा। तो जो टोटल विलयन का जो वाष्प दाब है उसमें केवल किसका रोल है, विलायक का रोल है। मतलब इस विलयन का जो वाष्प दाब है
वो केवल विलायक के मोल प्रभाज पर डिपेंड कर रहा है। इसलिए राउल्स ने अवाष्पशील विलेय के लिए नियम दिया कि अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का जो वाष्प दाब होता है वो विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, केवल विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। यहाँ पर विलेय का कोई मतलब नहीं है क्योंकि विलेय कैसा है, अवाष्पशील है। बस अब इसी को सोल्व कर लेंगे थोड़ा सा। यहाँ पर जो आपका XA है ये विलायक का मोल प्रभाज है और अपन जानते हैं XA प्लस XB इज इक्वल टू आपका क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से मैं अगर XA का वैल्यू निकालूँ, ठीक है, तो XA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस XB। समझ रहे हो ना, ये XA है अपना, XA का वैल्यू अपन यहाँ से निकाल सकते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा इसको सोल्व कर लेते हैं। PS इज इक्वल टू समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो P नोट A, क्योंकि यहाँ पर विलायक ही वाष्पशील है तो वाष्पशील घटक का शुद्ध लेना पड़ेगा P नोट A इंटू XA। चलिए अब यहाँ पर अपन XA का वैल्यू यहाँ से रख सकते हैं, ये वाला। तो PS इज इक्वल टू P नोट A, XA की जगह आ जाएगा 1 माइनस XB। आ गया ना समझ में, ये तो आपको पता ही है। यहाँ से मैंने XA का वैल्यू निकाल लिया और यहाँ समानुपाती का चिन्ह हटाया तो P नोट A आ गया और XA की जगह मैंने लिख दिया 1 माइनस XB। अब थोड़ा और इसको सोल्व कर लो। PS इज इक्वल टू ये जाएगा P नोट A माइनस P नोट A इंटू XB, ठीक है। अब वो ये पूरा माइनस का वैल्यू इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा P नोट A इंटू XB इज इक्वल टू ये आपका P नोट A ऐसा का ऐसा और ये इधर प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का PS। यहाँ तक आपको समझ में आता है। अब ये P नोट A इसके मल्टीप्लाई में है तो इधर अपॉन में चला जाएगा तो XB का वैल्यू आ जाएगा। XB इज इक्वल टू होता है P नोट A माइनस PS अपॉन में आ जाएगा P नोट A। बस यहाँ से एक और नियम बनेगा, उसको आपको समझना है। अब बात को ध्यान से समझेंगे। यहाँ दो चीज़ें आपको दिख रही है, ऊपर आपको दिख रहा है P नोट A माइनस PS, एक तो ये चीज़ दिख रही है। तो ये क्या होता है पहले इसको समझेंगे। ये है आपका वाष्प दाब में अवनमन। क्या है, वाष्प दाब में अवनमन। वाष्प दाब में अवनमन क्या होता है उसको समझेंगे। वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन क्या होता है उसको समझेंगे। तो जब किसी शुद्ध विलायक के अंदर विलेय मिलाया जाता है तो उसके वाष्प दाब में क्या जाती है, कमी आ जाती है। जैसे मान लो आपका पानी है, उबल रहा है, उसमें से बहुत सारी वाष्प निकल रही है, थोड़ा सा नमक लो डाल दो तो उसका उबलना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए वाष्प निकलना कम हो जाएगी। तो वाष्प दाब क्या हो गया, कम हो गया। विलेय मिलाने से वाष्प दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है और इसी को वाष्प दाब में क्या कहा जाता है, अवनमन कहा जाता है। अब ये अवनमन जो आया है ये किस पे आया है, शुद्ध विलायक पे आया है। तो इसके अपॉन में अगर मैं P नोट A भी लिख देता हूँ तो ये जो पूरा वैल्यू आया है ये पूरा वैल्यू हो जाता है वाष्प दाब में, बात को ध्यान से समझ लेना, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो ये तो था वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन और अपॉन में P नोट A लिखने से ये क्या हो गया, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ये वाष्प दाब में अवनमन है और ये वाष्प दाब में वापेक्षिक अवनमन है। ये पूरा आपेक्षिक अवनमन, ये पूरा हो जाएगा आपका वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। अब यहां से एक अलग नियम बना और यहाँ से अलग नियम बना। अब दो क्वेश्चन आते हैं। एक तो आता है अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए आपको क्या करना है, राउल्स का नियम लिखना है, तो यहीं खत्म हो जाएगा। सबसे पहले अपन ने क्या करा कि जो अवाष्पशील अगर विलेय है तो उसका जो वाष्प दाब है, पूरे विलयन का वाष्प दाब है, वो केवल विलायक के मोल प्रभाज पर डिपेंड करेगा। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो P नोट A आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका नियम क्या बन गया कि अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब और विलायक के मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। एक नियम ये हो गया। फिर मैंने क्या करा, XA का वैल्यू रख दिया यहाँ से, फिर उसको सोल्व करा पूरा तो ये वाला आ गया। यहाँ से क्या नियम बना उसको समझना। अगला क्वेश्चन आता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के लिए राउल्स का नियम लिखो। तो आपेक्षिक अवनमन के लिए ये है। यहाँ पर अब क्या आ गया, XB आ गया। XA नहीं दिख रहा है आपको, यहाँ क्या दिख रहा है, XB। XB क्या होता है, XB होता है विलेय का मोल प्रभाज। किसका मोल प्रभाज होता है, विलेय का मोल प्रभाज। तो आपको यहाँ समझ में आएगा कि ये आपका विलेय का मोल प्रभाज है और ये क्या है,
वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो यहाँ से नियम बन जाएगा कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन जो होता है वो विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। यहाँ विलायक का कोई रोल नहीं है, ये विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, क्योंकि वाष्प दाब में जो अवनमन आ रहा है, कमी जो आ रही है, वो किस पर डिपेंड कर रही है? विलेय पर डिपेंड कर रही है। अभी जस्ट मैंने कहा था विलेय मिलाने से वाष्प दाब में क्या जाती है? कमी आ जाती है। तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन जो होता है वो विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। और यहाँ से नियम बना था कि जो अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब शुद्ध अवस्था में विलायक के वाष्प दाब और उसके मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये आपको वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का नियम भी बता दिया, अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए भी मैंने बता दिया। अब एक क्वेश्चन और आता है राउल्ट्स के नियम का, उसको भी समझते हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैंने क्या क्या पढ़ा दिया है, तो मैं आपको जो क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाला हूँ वो राउल्ट्स के नियम के क्वेश्चंस आप अच्छे से कर लेना, तो आपको सारा जो है जितना भी आपका प्रॉब्लम है वो आपको सोल्व हो जाएगा और आपको जितने भी डाउट्स आ रहे हैं वो सबके आपके क्लियर हो जाएंगे। अब आता है कि जो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का जो राउल्ट्स का नियम है, इसकी सहायता से आपको विलेय के आणविक भार ज्ञात करने का सूत्र आपको पता करना है। तो अणुभार ज्ञात करने का सूत्र जो आता है उसके लिए अपन क्या करेंगे? XB पर जाएंगे। यहाँ पर सिर्फ आपको XB का वैल्यू रखना है, आपका सवाल हो जाएगा, आगे का काम हो जाएगा। तो XB इज इक्वल टू क्या होता है अपन जानते हैं, XB यानी विलेय का मोल प्रभाज इज इक्वल टू होता है कि विलेय के मोलों की संख्या अपॉन में आता है पूरे विलयन के मोलों की संख्या। मोल प्रभाज भी मैंने आपको पढ़ा दिया है, तो वहाँ से आप इसको कर लें। और आपको पता है NB इज इक्वल टू होता है WB अपॉन MB और NA इज इक्वल टू होता है WA अपॉन MA। लेकिन ये वैल्यू रखने से पहले मैं आपको यहाँ एक चीज़ और बता दूँ कि यहाँ एक चीज़ को देखेंगे आप कि यदि आपका कोई भी जो विलयन है वो बहुत ज़्यादा तनु है, तनु विलयन के लिए अगर बात करेंगे, बात को ध्यान से समझना, तनु विलयन के लिए अपन बात करेंगे। तनु विलयन का मतलब ये होता है, मैंने आपको बताया है, कंसनट्रेट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो यहाँ डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करें, डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब ये है कि उसके अंदर विलेय की मात्रा बहुत कम है, थोड़ा सा आपने विलेय मिलाया है। तो जो ये पूरा विलयन है इसके अंदर ये जो विलेय की मात्रा है NB जो है, इसको अपन क्या कर सकते हैं? नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, नगण्य मान सकते हैं। हिंदी में बोलेंगे तो इसको क्या कर सकते हैं? नगण्य मान सकते हैं। किसके लिए मान सकते हैं नगण्य? जब आपका विलयन जो है वो कैसा है? तनु है, बहुत ज़्यादा तनु है, मतलब उसके अंदर आपने बहुत कम विलेय मिलाया, तो NB यहाँ से क्या हो जाएगा? नगण्य हो जाएगा। अब NB को यहाँ नीचे से हटाना, ऊपर से मत हटाना, ऊपर तो अकेला विलेय ही है, तो अकेले को क्या मतलब है? थोड़ा सा है जितना भी आपको कैलकुलेट करना है, लेकिन यहाँ नीचे तो बहुत सारा आपके पास सॉल्यूशन है, उसमें विलेय बहुत कम है, तो विलेय को आप इग्नोर कर सकते हो। तो आपका हो जाएगा XB इज इक्वल टू आपका आ जाएगा NB अपॉन NA। यहाँ से NB को मैंने क्या कर दिया? नगण्य मान दिया तनु विलयन के लिए। तो अब NB का वैल्यू और NA का वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो XB इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा? NB का वैल्यू कितना है? WB अपॉन MB, ठीक है, और अपॉन में है WA अपॉन MA। अब इसको ऊपर लेके आते हैं, तो XB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? WB अपॉन MB इंटू, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा MA अपॉन WA। बस ये XB का वैल्यू क्या रख देते हैं? यहाँ रख देते हैं। चलिए यहाँ वैल्यू रखते हैं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। XB का वैल्यू यहाँ पे आपका आ गया WB इंटू MA अपॉन MB इंटू WA इज इक्वल टू आपका आ गया P0A माइनस PS इज इक्वल टू अपॉन P0A। तो ये यहाँ से आप किसी भी विलेय का अणुभार ज्ञात कर सकते हो। देखो विलेय का अणुभार MB दिख रहा है इसमें, तो यहाँ पर आप वैल्यू रख के विलेय का अणुभार भी ज्ञात कर सकते हो। तो आपसे 3 राउल्ट के नियम पूछे जाते हैं। एक तो राउल्ट का नियम क्या होता है, दूसरा अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए आपको राउल्ट्स का नियम ये करना है, फिर वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के लिए राउल्ट का नियम क्या है और उसकी सहायता से आप अणु जो विलेय का अणुभार कैसे ज्ञात करेंगे वो भी आपको यहाँ पे समझ में आता है। तो राउल्ट्स के नियम के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। मैंने हेनरी का नियम और राउल्ट्स का नियम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको उसमें कहीं डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं, मैं आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करूँगा। और मैं आपको आज नोट्स आज ही दे दूँगा इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से आप नोट्स को पढ़ेंगे। आप ध्यान से अगर उसको पढ़ेंगे, क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, आंसर को पढ़ेंगे, तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। उसको सामने लेके बैठें और बार बार वीडियो को देखें, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में।